ये असली हिंदू नहीं है, नकली हिंदू है। सिर्फ इनका हिंदुत्व एक एजेंडा है। मोदी जी ने साफ अपने भाषण में कहा था, हिंदुत्व एक एजेंडा है। हिंदुत्व हमारे लिए कोई विचारधारा नहीं है। हिंदुत्व को हम नहीं मानते, हम इसे एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पुराने आप अगर उनके बयान उठा के देखेंगे आपको सही मिलेगा। और किसी से भी आप बात कर लिए, अगर ये हिंदू है तो हिंदू धर्म में भाई कहाँ लिखा है किसी को मारना काटना? कहीं लिखा है? पूरे हिंदू धर्म में हर जगह प्रेम भाव की बात करी गई है, लोगों को परस्पर प्यार से रहने की बात करी है। हर जगह एक ही बात आपको नजर आए। किसी भी ग्रंथ को आप उठा के देख लीजिए, गीता उठा के देख लीजिए, रामायण उठा के देख लीजिए, कोई सा भी ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी नहीं है। उसकी विचारधारा पे चलने वाले तो लोग है ही नहीं है। अगर उसकी विचारधारा पे चलते तो फिर जो अब आप कहते हो कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, गाय हमारी पूजनीय है, उसके नाम पे आप अपने देश में तो लोगों को जला के मार देते हो, लेकिन वही विदेश में जो इजराइल में उस गाय को खाया जाता है तब आपकी आवाज नहीं निकलती। उसी इजराइल को पूछते हो, वही नेतान्याहू आ जाओ, आपका दोस्त हो जाता है। तो दोगले हिंदू है या नहीं है? शर्मा जी जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कांग्रेस को लोग लेकर हमेशा से बीजेपी के आईटी से लगातार निशाना साधते रहते हैं। आज का जो खबर है, सबसे बड़ी खबर देख रहे हो, लगातार लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लगातार ट्वीट पोस्ट लिख रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी नेता प्रतिपक्ष प्रियंका गांधी एक +3 वाला बैग लेकर चली जाती है पार्लियामेंट में, उसको लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ, क्या कुछ कहेंगे आप? बेवकूफ लोग हैं। सबसे पहले वो अगर किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ये तो देख लीजिए कि फिलिस्तीन का आप विरोध कर रहे होंगे। अगर फिलिस्तीन का विरोध करना गलत है या उसका समर्थन करना गलत है, चलिए वो तो एक बैग लेके आई है। उससे पहले आप ये देखिए, आपके जो है मोदी जी, उन्होंने फिलिस्तीन को 200 लाख डॉलर की 25 और 200 मिलियन डॉलर की मदद दी है उनको। 200 मिलियन डॉलर, जिसमें से 25 मिलियन डॉलर की मदद जा चुकी है फिलिस्तीन को। 30 टन दवाइयां जा चुकी है, खाद्य सामग्री जा चुकी है। अगर वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रियंका जी ने अगर एक बैग टांग लिया तो क्या गलत हो गया भाई? क्या कहना चाहते हैं आप? फिलिस्तीन अगर मित्र राष्ट्र है तो बताइए, शत्रु राष्ट्र है तो बताइए, तो उसी हिसाब से हम विरोध करें। आप अगर कहते हो मित्र राष्ट्र है तो बात खत्म होगी, कहते हो शत्रु राष्ट्र है तो हम विरोध करना शुरू करते हैं। क्या चाहते क्या हैं आप? कुछ है आपके पास? नहीं है ना। आपके नेता तो जाके उनको हजारों लाखों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए भेज रहे हैं और आप उनके एक बैग टांगने पे उंगली उठा रहे हो। तो पहले अपने नेता के ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाते? अगर फिलिस्तीन गलत है, उसके सपोर्ट में बैग टांगना गलत है, तो इसका मतलब आपके नेता भी तो गलत कर रहे हैं। क्यों आपने 25 मिलियन डॉलर की मदद भेजी और अभी 175 मिलियन डॉलर की और मदद भेजेंगे? क्यों भेज रहे हैं आप? बताइए, कोई है इसका जवाब? नहीं दे पाएगा ना, कोई भी बंदा नहीं दे पाएगा इसका जवाब। क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, हमारा बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों से हमारे रिलेशन हमेशा से रहे। दुबई के अंदर 38% लोग भारतीय हैं। ओमान में, कतर में, सऊदी अरेबिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोग भारतीय हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे सबसे रिलेशन खराब हो जाए? तो हमें हिंदू मुस्लिम के नहीं देखना, हमें देखना है कि कौन सी कंट्री है, क्या है, हमारे उसके साथ क्या ताल्लुकात रहे। आप कह रहे हैं कि मुसलमान एंगल की वजह से लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वजह वही है। देखिए, घूम फिर के आएंगे आपको वजह वही मिलेगी। अगर आप देखें कितनी हमने एड दी है अफगानिस्तान को, आज वो हमारा मित्र है। तालिबान आने के बाद हमने 500 करोड़ रुपए अफगानिस्तान को दिए थे और वो आज तक यूज कर रहे हैं। और हर साल जो है हम कई टन खाना, कई टन कपड़े अफगानिस्तान को देते हैं। तो कई मुल्कों से हमारा प्रॉब्लम है जो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं जिनसे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ हमें रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। आपको लगता है क्या कि इसमें इस तरीके से इस्लामिक या मुसलमान एंगल को लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है? और क्या है इसमें? और दूसरा एंगल तो कोई है ही नहीं, एक ही एंगल है लेते कि गिनती का, यही मुसलमान नजर आता है। अब ये देखिए कि भक्तों की हालत कितनी खराब है। भक्त सपोर्ट किसको कर रहे हैं? इजराइल को। इजराइल का कौन है? नेतान्याहू। नेतान्याहू क्या करता है? गौमांस के गौरक्षक बहुत बड़े बनते हैं और वो वहां पे सारे के सारे इजराइल में गौमांस खूब खाया जाता है, तसल्ली से खाया जाता है। तब आपकी ये भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन आपके सामने फिलिस्तीन खड़ा है, फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री है, तो इसलिए, लेकिन वहां पे बस इनका विरोध का एक ही नजरिया, एक ही तरीका होता है कि कहीं भी कोई भी मुस्लिम एंगल मिल जाए तो ये हाय तौबा करके जमीन आसमान एक कर देंगे। अगर मुस्लिम एंगल नहीं मिलेगा तो इनकी आवाज नहीं खुलेगी। आप गौ माता को पूछते हो, गौ माता की बात करते हो, गौरक्षा के नाम पे लोगों को मार देते हो, जिंदा जला देते हो, लेकिन वही इजराइल जो गौमांस खाता है उस पर आपकी आवाज नहीं निकलती। क्यों भाई साहब? दोगले लोग आप हो या नहीं हो? है या नहीं है लोग दोगले? हर किस्म से दोगले नजर आते हैं। इनका काम ही यही है, इनके पास ना तो दिमाग। भाजपा में शामिल होने की पहली शर्त है अकल आपके घुटनों में होनी चाहिए और घुटने भी जमीन पे टिके होने चाहिए, सीधी सी बात है। और इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। आपके पास अगर दिमाग है तो आप भाजपा में कभी नहीं जा सकते। आप खुद ही अपनी पॉलिसीज को डिनाई करते हो, आप खुद ही मानते हो कि हाँ जी मानते हैं, गलत है या नहीं है। अब फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए वो बार बार आपने हाय तौबा सुबह से मचा दी। अभी उसी फिलिस्तीन को मोदी जी ऐड पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं भाई? गलत कर रहे हैं ना, इसका मतलब तो आप मोदी जी का भी तो विरोध करो फिर। वो तो सिर्फ एक बैग टांग के घूम रही है और बैग पे लिखा हुआ है सिर्फ फिलिस्तीन, सिर्फ लिखा हुआ है। लेकिन आप तो भाई लाखों डॉलर की, उन्होंने कहा कि उनकी एक महिला मित्र ने दिया। कुछ भी है, दिया या नहीं दिया, एक नाम ही तो लिखा हुआ है, इस वजह से आप उन्हें सपोर्टर मान लोगे। तो असली सपोर्टर कौन है?
कौन है जो $200 मिलियन की मदद दे रहे हैं या जो एक बैग टांगे घूम रही हैं? लेकिन भक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी, उनकी तो खासियत है, आदत है। अगर उन्हें समझ में आ जाती तो बीजेपी में क्यों होते? सीधी सी बात। अच्छा, मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी फलस्तीन का समर्थन किया था। बिल्कुल करा था, मैंने वही तो बात कह रहा हूँ ना कि आज की डेट के जो भक्त हैं इनमें अकल नाम की चीज पूरी तरह खत्म हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इससे पहले भी इंदिरा गांधी जी में वो फलस्तीन में यासर अराफात का समर्थन करती थी। फलस्तीन हमारा बहुत पुराने टाइम से मित्र रहा है, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन आज की डेट में फिलिस्तीन में मुस्लिम ज्यादा हो गए हैं, तो मुस्लिम एंगल जो इन्होंने पिछले 10 साल से लेके आए हैं राजनीति के हर क्षेत्र में जहां इन्हें हिंदू मुस्लिम एंगल दिखता है वहीं इनकी आवाज खुल जाती है, जहां हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं दिखेगा वहां इनकी आवाज नहीं खुलेगी। अब बांग्लादेश के हिंदुओं की जबरदस्ती तरीके से बात उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने में सबसे बड़ी अहम जिम्मेदार कौन? शेख हसीना। उसे इन्होंने गोदी में बिठा रखा है। क्यों भैया? है ना दोगले? ऐसे नहीं कहा जाता इनको दोगले, इसीलिए कहा जाता है दोगले। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी ताकत है, दो आज बांग्लादेश को एक कड़ी चेतावनी। आज 16 दिसंबर है, आज ही के दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ये हमारी इंदिरा गांधी जी की हैसियत थी। 3 दिसंबर को युद्ध चालू हुआ था और 16 दिसंबर को आज खत्म कर दिया था। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं करके नया बांग्लादेश बना दिया था। और जब तक आप याद करिए, एक बात को मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ, 2014 से पहले क्या कभी बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब थे? नहीं थे। एक भी आप मुझे घटना बता दीजिए कि कभी बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब हुए हो? नहीं हुए ना। आज ये मोदी सरकार आने के बाद ही हमारे बांग्लादेश से भी संबंध खराब हैं, श्रीलंका से भी खराब हैं, पाकिस्तान से तो खैर हमेशा से रहे हैं। उसके अलावा अमेरिका से आज संबंध खराब हो गए। अमेरिका में इनके खिलाफ जो हमारे डोभाल साहब हैं, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। अमित शाह जी है, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है कनाडा में। और इसके अपने तीसरे हमारे एक और वो जो हैं अमित शाह, डोभाल, और तीसरे हमारे ये अडानी के खिलाफ भी अडानी जी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में, वहाँ की कोर्ट में रिपोर्ट। क्या 14 से पहले ऐसा हुआ था? कभी नहीं हुआ था ना। आप ये देख लीजिए, आज की डेट में अगर हम विदेश नीति की बात करें तो किस देश के साथ हमारे संबंध रह गए हैं? पारस्परिक संबंध किसी के साथ स्वार्थपूर्ण रहे हैं? किसी के साथ नहीं रहे। हालत खराब कर दी इन लोगों ने। लेकिन शर्मा जी, समझना पड़ेगा, लगातार बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू है, दूसरी तरफ बात करें तो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। आप लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, कोई असली हिंदू नहीं है, नकली हिंदू है। सिर्फ इनका हिंदुत्व एक एजेंडा है। मोदी जी ने साफ अपने भाषण में कहा था, हिंदुत्व एक एजेंडा है। हिंदुत्व हमारे लिए कोई विचारधारा नहीं है। हिंदुत्व को हम नहीं मानते, हम इसे एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पुराने आप अगर उनके बयान उठा के देखेंगे आपको सही मिलेगा। और किसी से भी आप बात कर लिए, अगर ये हिंदू है तो हिंदू धर्म में भाई कहाँ लिखा है किसी को मारना काटना? कहीं लिखा है? पूरे हिंदू धर्म में हर जगह प्रेम भाव की बात करी गई है, लोगों को परस्पर प्यार से रहने की बात करी है। हर जगह एक ही बात आपको नजर आए। किसी भी ग्रंथ को आप उठा के देख लीजिए, गीता उठा के देख लीजिए, रामायण उठा के देख लीजिए, कोई सा भी ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी नहीं है। उसकी विचारधारा पे चलने वाले तो लोग हैं ही नहीं है। अगर उसकी विचारधारा पे चलते तो फिर जो अब आप कहते हो कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, गाय हमारी पूजनीय है, उसके नाम पे आप अपने देश में तो लोगों को जला के मार देते हो, लेकिन वही विदेश में जो इजराइल में उस गाय को खाया जाता है तब आपकी आवाज नहीं निकलती। उसी इजराइल को पूछते हो, वही नेतान्याहू आ जाओ, आपका दोस्त हो जाता है। तो दोगले हिंदू है या नहीं है? कहाँ है हिंदू? हिंदू अगर होते तो वहां भी विरोध करते ना, वहां विरोध नहीं करेंगे। अमेरिका में भी गाय खाई जाती है, अमेरिका में क्यों नहीं विरोध करते? ट्रंप आया था, ट्रंप ने भी गाय खाई। बाइडन आता है, बाइडन भी गाय खाता है। उनका विरोध कर पाए क्या ये लोग? नहीं कर पाएंगे। आवाज ही नहीं खुलेगी इनकी। आवाज खुलेगी कहाँ? यहाँ हमारे गरीब मुसलमानों पे। गाय खाने की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितना उचित है। मंडल के किरण रिजिजू हैं, वो खाते हैं, वो खुल के कहते हैं मैं गाय खाता हूँ, मैं बीफ खाता हूँ, कोई रोक सकता है तो रोक लो। आवाज खुलती है इनकी बीजेपी वालों की कभी उसके खिलाफ? इनकी स्मृति ईरानी का रेस्टोरेंट चलता था गोवा में, वहाँ पे बीफ परोसा जाता था, क्या इनकी आवाज खुली? कभी नहीं खुली। इसीलिए तो कहा जाता है इनको दोगले हिंदू हैं। सर देखिए, 25 लाख भारतीय जो है हर साल भारत को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और जहाँ तक देखिए बांग्लादेश की बात है, वहाँ एक स्टूडेंट मूवमेंट उठी थी शेख हसीना के खिलाफ। किसी के पास कोई डेटा नहीं है कि कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे। गूगल कहता है 800 लोग मरे, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे। ये तो आप मुझे एक डेटा दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि 100 हिंदू मरे या 200 हिंदू मरे। आप मुझे एक डेटा दिखा दीजिए, इसका कोई डेटा है ही नहीं। ये सिर्फ एक राजनीतिक वो रोटियां सेकी जा रही है। जो चीज़ आपको बांग्लादेश में बुरी लग रही है वो अपने देश में अच्छी कैसे लग सकती है? आप मुझे बताइए। आप माइनॉरिटी के लिए क्या आरोप लगा रहे हैं? जिस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। मुसलमान पर हमेशा से यही आरोप लगाता रहता है। जिस तरीके से राज की बात करें, कितने उदाहरण दिए हैं आपको? कितने उदाहरण दें आपको? ये बता दिए, एक से एक आपके सामने उदाहरण मौजूद पड़े। अभी पीछे आपने कहते हैं कि पत्थरबाजी भी करते हैं। अभी हाँ, पत्थरबाजी की मैं यूपी की बात करता हूँ। यूपी में भी आपने बहराइच का दंगा देखा था। वहां पे क्या हुआ? एक हमारा हिंदू लड़का जो है राम गोपाल मिश्रा, इनके बहकावे में आके मारा गया, जान गंवाई उसने। अल्टीमेटली उसके साथ क्या हुआ? चलिए, उसके परिवार को 10 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया, हालांकि अभी तक मिला नहीं है। घर देने का वादा करा, वो भी अभी तक नहीं मिला। उसके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा करा, नहीं मिला। अब सेम चीज में, सेम कंडीशन में, सेम हालातों में जो है वहां जाके आपने ये पलट के देखिए तो आपको ये मिलेगा आपका संभल का दंगा। संभल के दंगे में भी तो 5 मुसलमान मारे गए हैं, 5 व्यक्ति मारे गए ना। उनके लिए क्या 5 रुपए का भी मुआवजा अभी तक घोषित हुआ है? नहीं हुआ।
दोहरी चरित्र है, सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज और समझना पड़ेगा, लगातार राहुल गांधी को लेकर टारगेट करते रहते हैं लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। अभी हाल ही में बयान आया था लगातार, हम लोगों ने पहले भी आपसे बात किया था कि राहुल गांधी देशद्रोही है, उससे पहले बयान चला था राहुल गांधी आतंकवादी, तरह तरह की बातें लाछन लगाया जाता है। कुछ भी कह लो, बकवास करते हैं और इनके पास बकवास करने के सिवाय कुछ नहीं। इनमें सबसे पहली खासियत यही है कि पहले कुछ ना कुछ बोला जाए और उसके बाद उस पर चर्चा चली जाए तो मेन मुद्दे जो हैं देश के वो दबे रह जाएंगे। शिक्षा का मुद्दा वो दबा रह जाए, स्वास्थ्य का मुद्दा वो दबा रह जाए, सुरक्षा का मुद्दा वो दबा रह जाए, जीडीपी में जो हमारे कर्ज बढ़ता जा रहा है उसका मुद्दा वो दबा रह जाए। तो ऐसे सारे मेन मुद्दे को ध्यान हटाने के लिए अल्टीमेटली ऐसी चीजें प्लांट कर दी जाती हैं। हम सारा का सारा मीडिया और सारे के सारे आम आदमी इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाते हैं। बात खत्म हो गई। चुनावों में जो हेरा फेरी हो रही है, 99% ईवीएम चार्ज मिल रही है, वो आपकी निकल जाती है, खत्म हो जाती है सारी की सारी चीजें। जो हेरा फेरी हुई, एक एक विधानसभा में 603 वोट मात्र एक पोलिंग बूथ पे, उस 603 वोट के बदले उस पोलिंग बूथ की जो ईवीएम उससे निकल रहे हैं 963 वोट, 360 वोट एक्स्ट्रा निकल गए, लेकिन वहां पे उस पर कोई आवाज नहीं उठी। तो इन सब ऐसे बड़े बड़े जो मुद्दे इनको दबाने के लिए ये रोज नए मुद्दे उछाल दिए जाते हैं। मीडिया भी इन्हीं में उसमें उलझ जाता है, हम लोग भी उसी में उलझ जाते हैं, क्योंकि इन चीजों से टीआरपी आती है। अब मेन मुद्दे जो है वो बात कोई उठाता नहीं, मेन मुद्दों की बात अगर कोई उठाएगा तो उस पर टीआरपी नहीं आएगी, सीधी सी बात है।